Hello students, in this video we will continue further with Newton's laws of motion. So what we are going to look at in this video is something called as pseudo force. Okay, अब pseudo का मीनिंग क्या होता है? pseudo ये वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, बहुत बार देखा हुआ है. So pseudo का जो मीनिंग होता है that is nothing but false. Okay, pseudo simply means false. Okay, जो एग्जिस्ट नहीं करता या ऐसे इमेजिनरी, इसको कहा जाता है सूडो फोर्स. ओके, ना जब सूडो फोर्स की हम लोग बात करते हैं तो व्हाई डू वी नीड सूडो फोर्स, या ये सूडो फोर्स, ये इमेजिनरी फोर्स क्यों चाहिए होता है? सी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन के 3 लॉज है ना, ये 3 लॉज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ओके, एंड अगर जो कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो इसका मतलब देन कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होती है क्या? ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट. नाउ व्हेन आई से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होती है जो एक्सेलरेट नहीं कर रही है. ओके, सो बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हर बार, मतलब मोशन जो होता है, मोशन को समझने के लिए आपको हमेशा एक ऑब्जर्वर की जरूरत होती है. व्हाट यू नीड इज एन ऑब्जर्वर. नाउ देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. ऑब्जर्वर can himself be under some acceleration. So ऑब्जर्वर का अपना एक्सेलरेशन हो सकता है या ऑब्जर्वर का कोई अपना एक्सेलरेशन नहीं हो सकता. सो इट ऑब्जर्वर डज नॉट हैव एन एक्सेलरेशन. हैव एक्सेलरेशन. नाउ व्हेन ऑब्जर्वर डज नॉट हैव एक्सेलरेशन, ओके, देन वी से दैट ऑब्जर्वर इज इन inertial frame of reference. Inertial frame of reference. Okay, and when observer has some acceleration, we say that observer is in non-inertial frame of reference. तो ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर न्यूटन्स के लॉज कब यूज कर सकता है? ये ऑब्जर्वर न्यूटन्स के लॉज एज इट इज तब यूज कर सकता है जब वो खुद इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो. मतलब ऑब्जर्वर का अपना कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए. ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. सो आइदर द ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी और ऑब्जर्वर हैज कांस्टेंट वेलोसिटी. ऑब्जर्वर इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, वेलोसिटी वेक्टर है. सो व्हेन आई से ऑब्जर्वर इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब observer has constant speed and direction, same speed and direction. ठीक है. सो अब आपको ये समझ में आया, व्हेन ऑब्जर्वर हिमसेल्फ हैज एन एक्सेलरेशन, उसको कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ऑब्जर्वर का जब खुद का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, उसको कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, नाउ ऑब्जर्वर का अपना खुद का एक्सेलरेशन नहीं है, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. आइदर ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी और ऑब्जर्वर हैज कांस्टेंट वेलोसिटी. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैन ओनली बी यूज्ड एज इट इज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हिच मींस व्हेन ऑब्जर्वर डज नॉट हिमसेल्फ हैव एनी एक्सेलरेशन. ओके, ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से, ओके, वी हैव अ लिफ्ट. ओके, मान लो हमारे पास ये लिफ्ट है. ओके, ये जो लिफ्ट है, लेट्स से दिस लिफ्ट इज कमिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन लेट्स से 2 meters per second square. ना लिफ्ट के अंदर एक रोप है. रोप के एंड पे हम लोगों ने एक लैंप अटैच किया हुआ है. ओके, हाँ, ये जो लैंप है, इस लैंप का लेट्स से मास इज 5 kg. ओके, सो एंड हमें ये पता है कि ये अगर जो लिफ्ट नीचे आ रही है, मान लो एक ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है. ओके, एंड ये लिफ्ट जो है ये ग्लास से बनी हुई है, सो इट इज ट्रांसपेरेंट. इस ऑब्जर्वर को मान लो अंदर की सारी चीजें दिखाई दे रही है. तो ये अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर, बिकॉज लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रही है एंड ये जो लैंप है ये लिफ्ट को ही जुड़ा हुआ है, तो इवन दिस he will see that even lamp is coming down with the same acceleration, right? तो in this case ये जो लैंप है, लैंप will have same acceleration in the downward direction, that is 2 meters per second square.
Now what all forces are acting on this lamp? So हमें ये पता है according to this observer over here. अच्छा, ये ऑब्जर्वर स्टेशनरी है ना. सी हम लोग अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, इवन दो अर्थ खुद रोटेट करता है, तो अर्थ पे जो सारे ऑब्जेक्ट्स है वो भी रोटेट कर रहा है. रोटेट कर रहा है मतलब उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो आइडियली अर्थ बिकम्स अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. बट हम लोग ये मानते हैं कि अर्थ इज योर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अर्थ या ग्राउंड पे अगर जो कोई खड़ा है तो दैट इज योर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, ठीक है. सो फाइन. सो अकॉर्डिंग टू दिस मैन, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सो सी mg नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज 5g. ये टेंशन T जो है ये ऊपर की तरफ लग रहा है. ओके, नाउ इन दिस केस, okay, so let me write down the equation on this. So downward force has to be more than your upward force. So I'll write 5g minus t is equal to 5. Downward force ज्यादा क्यों होना चाहिए? क्योंकि this mass has an acceleration a in the downward direction. So this is 50. मैं g की वैल्यू 10 assume कर रहा हूँ, minus t, a की वैल्यू 2 है, so this is 10. So tension is equal to 40 newtons. Okay. Okay. नाउ टेंशन कब आता है? टेंशन तब आता है जब आप रोप को खींचते हो ना, व्हेन द रोप इज टाइट. सो हर एक रोप को आप मैक्सिमम अमाउंट से नहीं खींच सकते हो, मतलब इन्फिनाइट फोर्स नहीं लगा सकते हो, टूट जाएगी. तो हर एक रोप का अपना एक ब्रेकिंग टेंशन होता है. सो लेट्स से द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ दिस रोप is let's say 45 newtons. What does breaking tension mean? So it means rope breaks if the tension is greater than 45 newtons. Tension in the rope is greater than 45 newtons. अब यहाँ पे tension is 40 newtons, so I can say therefore rope does not break. Okay. And this is inertial frame. Okay, because this man does not have any acceleration. अब एक काम करते हैं, सेम सिचुएशन है, दिस इज योर ऑब्जर्वर 1. अब एक ऑब्जर्वर हम लोग ऐसा चूज करते हैं जो लिफ्ट के अंदर है. ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस ऑब्जर्वर 2, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर उसको तो ऐसे ही लगेगा ना ये स्टेशनरी है, मतलब ये थोड़ी ना इसको ऐसे लगेगा कि ये नीचे आ रहा है, ऐसे नहीं दिखाई देगा ना. आप खुद इमेजिन करो, आप मान लो कि लिफ्ट में खड़े और लिफ्ट के ऊपर के सीलिंग पे एक फैन लगा हुआ है, तो आपको ऐसे दिखता है क्या कि फैन नीचे आ रहा है? नहीं ना, आपको तो वो फैन स्टेशनरी दिखाई देता है. सो आई कैन से अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर 2, okay, I can say ये the lamp is stationary. That is, acceleration of the lamp is 0. Okay. Now according to this man, इस पे कौन से दो फोर्सेस लग रहा है? एक mg नीचे की तरफ, एक टेंशन T ऊपर की तरफ. अब बिकॉज इसके हिसाब से ये स्टेशनरी है, तो इट मीन्स ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, राइट? सो देयरफॉर आई कैन से टेंशन इज इक्वल टू mg. So mass is 5, g is 10, so your tension is 50 newtons. Okay. Now इसके अकॉर्डिंग इस रोप के अंदर टेंशन 40 न्यूटन्स है, इस मैन के अकॉर्डिंग इस रोप के अंदर टेंशन जो है दैट इज 50 न्यूटन्स. अब दोनों वैल्यू साइमल्टेनियसली कैसे पॉसिबल है? मान लो आप कहते भी हो दोनों वैल्यू साइमल्टेनियसली, मान लो पॉसिबल है कि अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको टेंशन अलग मिलेगा. ओके, तो उस केस में अगर जो टेंशन की वैल्यू ये है तो रोप ब्रेक नहीं होनी चाहिए, बट अगर जो टेंशन की वैल्यू ये है तो इट इज ग्रेटर देन 45 न्यूटन, सो रोप शुड ब्रेक. अब ऐसा नहीं होता ना कि आप बाहर से देखोगे तो रस्सी टूटेगी नहीं और अंदर से देखोगे तो रस्सी, मतलब आपके देखने से थोड़ी ना रस्सी टूटेगी, उसको टूटना होगा तो टूटेगी, नहीं टूटना होगा तो नहीं टूटेगी. तो आप चाहे यहां से देखो या चाहे यहां से देखो, रोप को ब्रेक होना होगा तो ही होगी, नहीं होना होगा तो नहीं होगी. ओके,
तो समझ में आ रहा है, मतलब यू कैनॉट हैव टू अपोजिट, व्हाट डू यू से, विजुअल्स, और व्हाट डू यू से, टू अपोजिट, क्या कहते हैं, टू अपोजिट फिनोमिनन ना, मतलब ऐसा नहीं है ना भाई, यहां से देखोगे तो रस्सी नहीं टूटेगी और अंदर देखने पे रस्सी टूटेगी, या दोनों चीजें हो रही है, रस्सी टूट भी नहीं रही है और रस्सी टूट भी रही है, ऐसे थोड़ी ना होता है, इधर टूटेगी या नहीं टूटेगी. So then the question is, who is correct? He is correct or he is correct? Now if you look at this observer, because lift acceleration A से नीचे आ रही है, ये ऑब्जर्वर का अपना खुद का एक एक्सेलरेशन A है. ओके, अगर जो ऑब्जर्वर का खुद का एक्सेलरेशन होता है तो ऑब्जर्वर हो जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप न्यूटन्स लॉज एज इट इज नहीं लगा सकते. सो आई विल से दैट ये वाला जो हमारा ये जो पार्ट है, दिस इज रॉन्ग. And the reason is because observer 2 is in non-inertial frame of reference. Frame of reference. Okay. Therefore, okay, Newton's laws of motion cannot be used as it is. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग एज इट इज यूज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट यूज एज इट इज. सो देन द क्वेश्चन बिकम्स, तो फिर हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज भी कर सकते हैं क्या? कैन वी इवन यूज इट? सो थैंकफुली द आंसर इज यस. बस आपको एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है, वो मॉडिफिकेशन है आपका सूडो फोर्स. सो आई विल राइट दिस. सो देयरफॉर टू यूज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, we have to use pseudo force. Now ये pseudo force, so please remember, pseudo force तभी लगेगा जब आपका ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, दैट इज ऑब्जर्वर का अपना खुद का एक एक्सेलरेशन है. सो ये pseudo force की वैल्यू कितनी होती है? सो pseudo force ऑन एनी ऑब्जेक्ट, force on any object is equal to mass of the object multiplied by the minus of acceleration of the observer or non-inertial frame of reference. So जैसे सूडो फोर्स हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना होता है? सो सूडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर. सो नेगेटिव मीन्स डायरेक्शन बस अपोजिट होगा. तो ये जो ऑब्जर्वर है, वी नो दैट दिस ऑब्जर्वर इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो ये जो ऑब्जर्वर है ना, विच इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके, इसका खुद का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है. तो सूडो फोर्स जो इस मास पे, सूडो फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट पे लगता है, ओके, एंड ये जो ऑब्जेक्ट पे आपका सूडो फोर्स लगेगा, ये हमेशा उल्टी तरफ लगेगा. अगर जो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो इस पे ये जो सूडो फोर्स है ये ऊपर की तरफ लगेगा. अब ये सूडो फोर्स कितना होगा? इट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट जिसपे सूडो फोर्स लग रहा है, मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है दैट इज ए. सो नाउ इफ यू लुक एट दिस ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस मैन, इस पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन, एम इंटू ए एंड एम जी. अब इसको सॉल्व करता है ना. अकॉर्डिंग टू दिस मैन, ये जो लैंप है ये स्टेशनरी है ना, तो ये स्टेशनरी है, मतलब टोटल डाउनवर्ड फोर्स एंड टोटल अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल. सो आई राइट टी प्लस एम ए should be equal to mg, because according to this man this lamp is stationary. So T becomes equal to mg, 5 into 10 50 minus ma, 5 into 2 that is 10. So this would be equal to 40 newtons. ठीक है. So अब मैच कर रहा है ना, देखो, according to this man also tension is 40 newtons
एंड अकॉर्डिंग टू दिस मैन हु इज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके हिसाब से भी टेंशन 40 न्यूटन है. सो व्हाट दिस मीन्स इज, दिस सिंपली मीन्स दैट whenever you are observing the motion from non-inertial frame of reference, okay, तो उस केस में आपको बस ये सूडो फोर्स कंसिडर करना है. नाउ द क्वेश्चन इज, सर सूडो फोर्स कंसिडर करना हो तो फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम लेनी क्यों है, इनर्शियल फ्रेम ही क्यों ना ले? द रीजन इज बिकॉज कि समटाइम्स क्वेश्चन जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम से इमेजिन करना रिलेटिवली सिंपल हो जाता है. ओके, सो से फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. ओके, why to use non-inertial frame of reference? Okay, let's say, okay, now if you have an object that is over here, okay, now let's say this is capital mass m, इसका mass जो है that is small m. now हम लोग ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमें पता है ये नीचे स्लाइड करेगा, so with respect to capital m इसका एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, दैट इज a1. एंड मान लो ये जो नीचे वाला ये जो वेज है, इसको वेज कहा जाता है. ओके, इस वेज को मैं ये साइड पे पुश कर रहा हूं विद एक्सेलरेशन a2. ओके, नाउ इफ वेज को मैं ये साइड पे पुश कर रहा हूं तो ये वेज के साथ साथ ये ब्लॉक भी वेज के साथ ये साइड पे जाएगा ना विद एक्सेलरेशन a2. ओके, अब मान लो कि आप यहां पे ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर रखते हो एंड जो बस इसी पे फोकस कर रहा है, इसी के मोशन को एनालाइज कर रहा है. तो दिस ब्लॉक नाउ हैज टू एक्सेलरेशंस, वन इन दिस डायरेक्शन, सेकेंड वन इन दिस डायरेक्शन. तो रिजल्टेंट जो इसका मोशन होगा वो ऐसा कुछ होगा. बट इस आदमी के लिए वो इमेजिन करना बहुत मुश्किल है ना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. बट आप ऑब्जर्वर को कहां पे बिठाओगे तो इसका मोशन एनालाइज करना बहुत सिंपल हो जाएगा. आप खुद ही सोचो, अगर जो मान लो कि ये ऑब्जर्वर 1 के बजाय अगर जो ये ऑब्जर्वर यहां पे बैठ जाए, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर इसके हिसाब से इसको क्या दिखाई देगा? इसके हिसाब से तो यही लगेगा ना कि ये ब्लॉक बस सीधा 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 नीचे आ रहा है ना. सो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर 2 okay, mass m is sliding down. Okay, small m, sorry. But according to this observer, according to one, object has two motions. Okay, one down the slope and one horizontal, which becomes difficult to imagine, but according to observer 2 it becomes simple ना. according to this observer 2 उसको दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये बस नीचे 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 जा रहा है. करेक्ट, क्योंकि क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद ये ब्लॉक यहां पे जा चुका होगा. मान लो कि ये थोड़े टाइम के बाद ये ब्लॉक ऐसे होगा, ये ब्लॉक जो है जो पहले इस लेवल पे था अब ये इस लेवल पे जा चुका होगा यहाँ पे. बट ऑब्जर्वर को ऐसे लगेगा ही नहीं ना ब्लॉक आ गया है. ऑब्जर्वर को तो ऐसे ही लगेगा कि ये नीचे नीचे नीचे, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद भी तो सेम डिस्टेंस से आ गया है. तो बिकॉज ऑब्जर्वर खुद सेम डिस्टेंस से आ गया है तो अकॉर्डिंग टू हिम इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको लगेगा कोई मोशन ही नहीं है, इसको बस ऐसे ही लगेगा ये ब्लॉक बस नीचे 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 आ रहा है. So according to this observer, he will only think that, or he will only see that block is moving down. So according to him, analyzing or observing or imagining motion becomes simple. तो इसलिए इसका अगर जो आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है नीचे के डायरेक्शन में, तो इट इज बेटर वी डू इट यूजिंग एन ऑब्जर्वर हु इज ओवर हियर. तो अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? So this is capital M, this is small m. इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे हमें पता है. ये n ये डायरेक्शन में लगेगा, mg sin थीटा जो होगा वो ये डायरेक्शन में होगा, mg cos थीटा जो होगा वो ये डायरेक्शन में होगा. बट ये आपका ऑब्जर्वर खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम में है ना, क्योंकि ये अगर जो a2 से ये आगे जा रहा है, ओके, तो साथ में ये ऑब्जर्वर भी तो इस पे ही बैठा है, तो ऑब्जर्वर का भी अपना एक्सेलरेशन a2 ये डायरेक्शन है. तो ऑब्जर्वर हो गया आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस.
ओके, नाउ व्हेन ऑब्जर्वर इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आपको अगर जो न्यूटन्स लॉज अप्लाई करने हो तो आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? इट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, जस्ट दैट माइनस उल्टे डायरेक्शन में होता है। तो ये सूडो फोर्स जो होगा वो ये डायरेक्शन में होगा, m into a2। हमें ये पता है अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, लेट्स से इसका ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ये होगा। नाउ m into a2, ओके, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हमें इसके कंपोनेंट्स लेने होंगे। इफ दिस इज थीटा, दिस विल ऑल्सो बी थीटा, तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इट विल बी m into a2 into cos थीटा, m a2 cos थीटा, एंड इसका ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट विल बी m into a2 into sin थीटा। ना हमें ये पता है कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर ये ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं होगा। तो आई कैन राइट दिस अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, सो n इज इक्वल टू m a2 sin थीटा प्लस mg cos थीटा। एंड एट द सेम टाइम, अच्छा, इस डायरेक्शन में ये जो डाउनवर्ड फोर्स है हैज टू बी मोर देन अपवर्ड फोर्स, क्योंकि दिस ब्लॉक हैज अ एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो आई कैन राइट mg sin थीटा माइनस m a2 cos थीटा इज इक्वल टू m into a1। सो मास ऑफ द वेज हैज नो यूज इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इस वेज के मास का कोई यूज ही नहीं है। ओके, फाइन। सो अगर जो आपको a1 चाहिए तो योर a1 विल बी इक्वल टू g sin थीटा माइनस a2 cos थीटा। सो आप खुद ही देखो कि एज लॉन्ग एज दिस इज मोर देन दिस, अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर ये नीचे 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 आएगा। बट मान लो ये जो वेज है, आप वेज को बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन से आगे लेके जाओ, तो अगर जो a2 की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो ये टर्म विल देन बिकम बिगर देन दिस टर्म। सो इफ दिस टर्म बिकम्स बिगर देन दिस टर्म, तो आपका ओवरऑल जो a1 आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मीनिंग क्या है? आपने अज्यूम किया है कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, बट एक्चुअल में ये ब्लॉक नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ये ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, एंड फॉर दिस ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी, आई कैन से फॉर द ब्लॉक टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, टू रिमेन in equilibrium according to observer 2, for the block to remain in equilibrium according to observer 2, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन शुड बी 0। नाउ एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब g sin थीटा minus a2 cos theta is equal to 0. So your condition would be, ये a2 को ये साइड पे लेके जाओ, cos theta को नीचे लेके आओगे तो a2 will be equal to g tan theta. So for this block to remain stationary, assuming that there is no friction, हमने कोई friction force consider नहीं किया, so for this block to remain stationary, okay, with respect to the wedge, क्योंकि ये observer wedge पे है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू द वेज आप, या विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, ये ब्लॉक स्टेशनरी तभी होगा जब ये वेज का जो एक्सेलरेशन है ये डायरेक्शन में, दैट इज a2, इट इज दिस शुड बी इक्वल टू g tan थीटा। ओके, फाइन। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन अगर जो इस वेज को हम लोग ये साइड पे शिफ्ट करने लगे? तो वेज को आप ये साइड पे शिफ्ट करोगे तो आपका सूडो फोर्स जो है वो ये साइड पे होगा। सूडो फोर्स अगर जो ये साइड पे होगा तो इसके दो कंपोनेंट्स अब उल्टे हो जाएंगे ना, एक ऊपर की तरफ होगा और नीचे की तरफ होगा। तो उस केस में ये ब्लॉक कभी भी स्टेशनरी नहीं रह पाएगा, क्योंकि mg sin थीटा भी नीचे की तरफ होगा एंड सूडो फोर्स का भी जो कंपोनेंट होगा वो नीचे की तरफ ही होगा। ठीक है, so I hope you have understood the concept of pseudo force. I'll send you some solid examples. Once you go through it, आपको ये pseudo force का concept और अच्छे से समझ में आएगा। So you will have to, ऐसे क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा कि use pseudo force,
आपको खुद को सोचना है कि कहां से क्वेश्चन सॉल्व करना सिंपल होगा। ग्राउंड में रख के ग्राउंड फ्रेम से ये क्वेश्चन सॉल्व करना सिंपल होगा, या फिर ऑब्जर्वर को आप कहीं पे बिठाते हो तो वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व करना सिंपल होगा। ओके, जहां से आपको वो सोचना है कि मोशन कहां से इमेजिन करना रिलेटिवली सिंपल है, एंड जहां से मोशन इमेजिन करना सिंपल है ना, वहां पे ऑब्जर्वर को बिठा दो। इनर्शियल फ्रेम है तो वेल एंड गुड, नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो बस एक सूडो फोर्स आपको ऐड करना है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन ना हम लोग ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अननेसेसरी ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। ठीक है, फाइन। चलो देन आई विल एंड दिस सेशन ओवर हियर। बाय एवरीवन।